सेना के खिलाफ बोलकर क्या पाकिस्तान में रहा नहीं जा सकता है? कुछ वैसा ही लग रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में हलचल मच गई है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चीन नेपाल के बीच बहुत बड़ा खेल कर दिया है। नेपाल चीन को छोड़कर भारत की तरफ क्यों भागा और क्यों नेपाल में अब चीन और अमेरिका का युद्ध होगा शुरू? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और हलचल इस तरह की मची हुई है कि पाकिस्तानी सेना सवालों के घेरे में आ गई है। पत्रकार जगत पूरा का पूरा इस वक्त न्याय की मांग कर रहा है। आपको याद होगा हाल ही में बाइडेन ने ये कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बमों वाला एक खतरनाक देश है। चूँकि यहाँ अव्यवस्था है इसलिए ये देश दुनिया के लिए खतरनाक है। पर ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में अव्यवस्था और भी ज्यादा फैल रही है। और ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ है तो आपको बता दें, पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में गोली मारकर हत्या हो जाती है। ये केन्या में मारे जाते हैं। अब पाकिस्तान में बवाल मच रहा है और पाकिस्तान सीधे पाकिस्तानी सेना और आर्मी जनरल बाजवा के ओर देख रहा है। वैसे आपको बता दें, हमलावर सरकारी गाड़ी में आए थे, कहा जाता है, जिस पर हरे रंग की लाइसेंस प्लेट लगी हुई थी और दफ्तर से घर लौटते वक्त इस पत्रकार पर हमला हो गया। अब पाकिस्तानी सेना और चीफ जनरल बाजवा पर क्यों आलोचना हो रही है तो आपको बता दें, दरअसल ये वो पत्रकार थे जो माना जाता था इमरान खान के समर्थक हैं और बहुत खुलकर बाजवा के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलते हैं। पाकिस्तान में सत्ता किसी के हाथ में रहे, पत्रकारों को सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाकी पत्रकारों की तरह अरशद को भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैसे आपको बता दें, अप्रैल के आखिर में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना से संबंधित एजेंसियों को डराया धमकाया जाने लगा और ऐसे 9 मामले दर्ज भी किए गए हैं। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका होती है, ऐसे में आलोचना करने वाले को भुगतना पड़ता है और अब सब ये देख रहे हैं कि इस मामले में बाजवा का रिएक्शन क्या आता है। खैर, जहां पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी नेपाल बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 में शी जिनपिंग खुद नेपाल गए थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल कितना महत्वपूर्ण है। और नेपाल जाने के बाद इन्होंने बहुत तरह का वादा किया था। 14 पॉइंट के जॉइंट स्टेटमेंट इशू किए गए थे और बहुत सारी चीजें साइन हुई थी। इस साइन में करोड़ों के वो प्रोजेक्ट भी शामिल थे जिनके तहत रेलवे लाइन बनना था, जिनके तहत सड़क परिवहन बनना था। जिनपिंग ने ये बहुत सोच समझकर कदम उठाया था, इसलिए क्योंकि भारत को काउंटर करने के लिए उसे नेपाल का साथ चाहिए था। भले ही जिनपिंग ने नेपाल में जाकर यात्रा कर ली हो या पॉइंट्स साइन कर लिए हो, लेकिन जिनपिंग के जाने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं दिखा जो नेपाल में अच्छा हो रहा हो। आपको बता दें, ये पहली बार था जब चाइना के प्रेसिडेंट पहुंचे थे नेपाल, 23 साल में पहली बार। पर अब हालात धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। नेपाल में जहां एक तरफ एक समय था कि चीनी एजेंटों की भरमार थी और सरकार पर भी चीन का पूरा पकड़ था। केपी शर्मा ओली के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ था चीन का, यहाँ तक कि चीन की नेपाल की राजनीति में भी बहुत ज्यादा पकड़ थी। लेकिन अब हालात एकदम से बदलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और अमेरिका के प्रोजेक्ट को हाँ कह के नेपाल ने बहुत कुछ बदल दिया है। अब नेपाल के साथ जहाँ अमेरिका नजदीकियां बढ़ा रहा है तो वहीं ये साफ दिख रहा है कि नेपाल के अंदर एक नया युद्ध क्षेत्र पैदा हो रहा है, अमेरिका वर्सेस चीन का। चीन के बारे में नेपाली लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ रहा है नेपाल का, ये भी साफ साफ दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि नेपाल ने आज तक जो भी व्यापार किया चीन के साथ, वो सारे व्यापार बेकार ही रहे हैं। इस विमान को खरीदा था नेपाल ने चीन
चीन से। और हस्र ये हुआ कि एक विमान तो क्रैश हो गया, बाकी 5 बचे विमान इतने खराब हालात में थे कि ये पड़े पड़े ही रह गए। जब ये जंग खाने लगे तब नेपाल की सरकार ये कह रही है कि भैया कोई खरीद लो, कौड़ियों के दाम ही सही लेकिन खरीद लो और हमें कुछ तो पैसे दे दो, कुछ तो मुनाफा दे दो, क्योंकि अब हम इसका मेंटेनेंस का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। अब आप सोचिए 5 विमान पड़े हुए हैं, उनको मेंटेन करना पड़ रहा है, मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, उसमें खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन उससे आमदनी 1 रुपये की नहीं हो रही है। तो ये तो सचमुच में बहुत विषम स्थिति है। हालांकि इसमें दोष नई सरकार का नहीं है, बल्कि उस सरकार का है जिस सरकार ने ये फीडबैक होते हुए भी कि ये विमान अच्छे नहीं हैं, उन विमानों को खरीदा। और ये सरकार केपी शर्मा ओली की थी, जिसके पास फीडबैक आया। पर बांग्लादेश और नेपाल दोनों के डेलीगेशन पहुंचे थे जब विमान की जांच करने के लिए। बांग्लादेश ने तो अपने देश में आकर ये बात कही तो बांग्लादेश ने इस डील को तोड़ दिया, लेकिन नेपाल के डेलीगेशन ने भी सच बताया था। पर नेपाल की सरकार उस समय चीन के प्रति इतनी दीवानी थी कि इन्होंने इस डील को फाइनल कर लिया। हालांकि देश को डुबोने में भ्रष्टाचार एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और यही नेपाल के अंदर भी देखने को मिला। अब इन विमानों की नीलामी हो रही है। अजीब बात यह है कि नीलामी के लिए ग्राहक भी नहीं मिल रहे हैं। ये है चाइना का फॉर्म, चाइना का रूप जो दुनिया अब देख रही है। अफ्रीकी देशों में भी यही हाल रहा है चाइना के हथियारों का। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में पिछले 8 सालों से चाइना की मोनोपोली चलती थी। चाइना के ही हथियार खरीदे जा रहे थे, खास तौर पर राइफल्स वगैरह और गोलियां भी। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर 8 साल की मोनोपोली को हटाते हुए भारत ने साइन कर लिया है नेपाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत देगा नेपाल को राइफल्स और गोलियां। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिसके तहत भारत अब नेपाल को हथियारों की सप्लाई करने लगा है। और हथियार मार्केट में ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर है कि भारत के पड़ोसी अब धीरे धीरे लगातार हथियारों के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2021-2022 में 13,000 करोड़ पहुंच गया है, जो 2014 की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। और भारत सरकार 5 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट रख रही है 2025 तक। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार ये टारगेट ले पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।